तो हमारे पास क्या होता है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो जैसे बेटा आप थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो कि हम किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो एलिमेंट सॉलिड मतलब सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, अगर हम उसके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना एटम्स ले लें या मॉलिक्यूल्स ले लें या आइंस ले लें, मतलब पार्टिकल ले लें, है ना, तो वो हमारे क्या कहलाता है, वन। तो ये तो बेटा देखो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट लोगों ने, है ना, मतलब फाइंड आउट किया। ठीक है नहीं बेटा, तो देखो अब मैं बुक से आप लोगों को इसकी जो थ्योरी दे रखी है एवोगैड्रो नंबर की वो पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब बेसिकली थोड़ा बता दूं, पहले एक्सप्लेन कर दूं, देन उसको रिलेट करूंगा बुक से। क्लियर है पॉइंट? तो सीधे सा फंडा है कि जैसे देखो साइंटिस्ट लोगों ने प्रैक्टिकली वॉल्यूम का, अभी बोर्ड पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, केवल वर्बली बता रहा हूँ, थ्योरी का पार्ट है। ठीक है ना बेटा, तो जिसको समझ में नहीं आए वो मैं अभी पूरा बताने के बाद पूछ लूंगा, वो बता दीजिएगा। ठीक है ना। तो जैसे आपने कल देखा, कल हमारे पास क्या था कि हमने हाइड्रोजन का वन वॉल्यूम था और उसका वन वॉल्यूम था, है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम का मास, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का मास निकाला, मतलब एक मटेरियल था हमारे पास, वन वॉल्यूम ऑक्सीजन का था, एक मेटल था, एक सब्सटेंस था कुछ। तो उस पूरे सब्सटेंस का मास तो निकाल सकते हैं हम, एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास नहीं निकाल सकते। ये हमारे सामने काफी टाइम तक इश्यू था। तो हमने एटम्स का बेटा इस तरीके से एक रिलेटिव मास ही तो निकाला कि वॉल्यूम से रिलेशन डेवलप किया पार्टिकल का, पार्टिकल का रिलेशन डेवलप किया मास से, फिर मास का रिलेशन पार्टिकल को हटा के मॉलिक्यूल कर दिया, मॉलिक्यूल से एटम आ गया, इस तरीके से तो बेटा हमने, तो ये क्या है, ये हम कोई एग्जैक्ट मास थोड़ी निकाला कि हमारे पास कोई जो प्रैक्टिकल का तरीका था या कोई प्रोसेस था जिससे हमने एग्जैक्ट मास निकाला हो, है ना, एक्यूरेट जिसको बोलते हैं ना, वो तो नहीं निकाला, ये तो हमने रिलेट करके निकाला। वो बात अलग है कि ये जब आगे इन फ्यूचर जब साइंस डेवलप हो गई, हमारे पास टेक्निक्स थी, तब साइंटिस्ट लोगों ने जो एक इंडिविजुअली, क्योंकि फिर तो जब इलेक्ट्रॉन जैसी चीज पता चल गई, एटम, उससे पहले एटम वगैरह पता चल गया। ठीक है नहीं, क्लियर है पॉइंट? तो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक एग्जिस्टेंस हमें पता चल गई, तब जाके उनको मास निकालने के भी तरीके बने, उन्हें देखने का, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। ठीक है, काफी टाइम आगे जाके, तो कहने का वो तो आगे तो सब चीजें हो गई, लेकिन सोचो इन साइंटिस्ट लोगों का माइंड देखो आप एक बार, कि इन्होंने जो एक रिलेट करके एक जो आंसर निकाला, एक रिलेशन डेवलप किया, बाद में प्रैक्टिकली भी वही चीजें मिली, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल क्या, कि जो आगे जाके मतलब जो एक एटम पता चला कि एटम भी होता है, हाँ तो एटम होते हैं, एटम के अंदर मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जिस तरीके से इन्होंने हाइपोथेटिकली, है ना, और जो चीजें पता थी, जो कॉन्सेप्ट इनको पता थे, उनको आपस में रिलेट करके इन्होंने जो एक वैल्यूज निकाली, आगे जाके भी वैसी वैल्यू मिली एक्सपेरिमेंटली। समझ में आ गया? तो आप इनके माइंड को देखो कैसे, और कितनी छोटी छोटी चीजों को रिलेट किया, किसी मास था, वॉल्यूम था, पार्टिकल्स थे, उनको धीरे धीरे रिलेट किया, है ना, रेशो निकाला। तभी तो देखो मैं आपसे कई बार कहता हूँ, या 9th में जब मैं आपको पढ़ाता तब भी कहता था कि छोटी छोटी चीजों को रिलेट करोगे, समझ में आया नहीं, तो आप बड़े, साइंस में क्या होता है, अगर आपको बेसिक पॉइंट और छोटे छोटे पॉइंट्स पता है और आपको उनको रिलेट करना आता है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तो रिलेट करते ही जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कुछ नया मिलेगा, और वही डिस्कवरी कहलाती है। समझ में आया नहीं? लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, ये रिलेशन, ये चीजें क्या क्यों कैसे थोड़े कम होता है हमारे यहाँ। तो जल्दी से टॉपिक कराओ, है ना, बच्चों को सम्स कराओ, क्वेश्चंस कराओ, टेस्ट ले लो, टेस्ट लेके नंबर बनवा लो। क्या क्यों कैसी चीजें बहुत कम होती है, शुरू से बचपन से कल्चर ही नहीं है। 9th 10th में कहाँ से डेवलप होगा, जब छोटी क्लास में डेवलप नहीं है। छोटी क्लास के बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो सवाल पूछे कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, मैडम ऐसे कैसे हो रहा है, अरे याद कर ले इसको ऐसे होता है ना। क्लियर है पॉइंट? चलो मैं इन चीजों में नहीं जा रहा, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो हमारे पास क्या था, तो इस तरीके से देखो, ये एक उस टाइम भी भले ही एक रिलेट करके निकाल लिया गया मास ऑफ द एटम, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं निकाला गया था ना, एक्यूरेट तरीके तो हमारे पास नहीं थे। तो ये वो क्योंकि एटम ही नहीं दिखता था, और एटम का मतलब इतना छोटा होता है कि हमें नॉर्मल आई से नहीं देख पाते थे, बहुत टिनी था, स्मॉल था, अकाउंटेबल नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मतलब एटम को मतलब विजुलाइज करने की। तो इसलिए बेटा ये सबसे बड़े इश्यू थे भाई, कोई चीज आपको पता है, ये पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये मार्कर है, मार्कर ढक्कन का ढक्कन है, मुझे काउंटिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ ना, मुझे इनका वेट लेना है तो मैं कर सकता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे एटम है जो मुझे दिख नहीं रहे, अब उनको मैं कैसे काउंट करूं या उनका वेट कैसे निकालूं? पॉइंट मेरे समझ रहे हो? तो ये उस टाइम भी एक प्रॉब्लम थी, और ये दूर ही नहीं हो रही थी, तो साइंटिस्ट लोग इन्हीं सब में लगे पड़े थे। क्लियर है पॉइंट? तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब उन्होंने क्या कि ना, जैसे कंपैरिजन करके ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के 1 ग्राम एटम्स की, है ना, जैसे आपने देखा हमने निकाला था यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंपैरिजन पार्टिकल से आया, पार्टिकल का कंपैरिजन मास से आया, मास का कंपैरिजन फिर पार्टिकल को हटा के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम।
ठीक है, तो एटम का जो मास था वो किस में आया था, एएमयू में, लेकिन अगर हम इसको ग्राम में लिख ले तो ये ग्राम बन जाता है। तो वही चीज 1 ग्राम एटम्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब एटम, है ना। तो किसी भी मटेरियल का जो आप जैसे 1 ग्राम एटम्स लेते हैं मतलब पार्टिकल्स मतलब, ठीक है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस में उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, समझ में आया। ये साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट किए, समझ में आया नहीं, अलग अलग का, जैसे पानी का 1 ग्राम लिया बेटा, है ना, डिफरेंट, है ना, आपने कॉपर की रॉड का 1 ग्राम लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के 1 ग्राम एटम्स को काउंट किया, ठीक है ना, 1 ग्राम एटम्स याद रखना, ठीक है नहीं, तो 1 ग्राम एटम्स की जब काउंटिंग करी तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए बेटा, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही चीजें आई हमारे पास, पॉइंट में समझ रहे हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बना, वही 6 पॉइंट, मतलब सॉरी, एक इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्लियर है पॉइंट, और वो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है नहीं, अलग अलग सब्सटेंस, और हमने इसी जो हमने कल आपको, आज तो बोर्ड पे देखो कुछ नहीं है, वो कल वाले नोट्स में आप देखना जो मैंने कल बिल्कुल पूरा लिखाया था और आपसे कहता भी हूं मैं कि मेरे पढ़ाने के बाद स्क्रीन को आप स्टॉप करके, वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है ना, आप उसको स्टॉप करके आप क्या करा करो बेटा, जो बोर्ड पे लिखी हुई चीज होती है आप उनको नोट कर लिया करो, ठीक है ना बेटा, तो आप उसमें देखना, तो वॉल्यूम का रिलेशन किससे, पार्टिकल से, पार्टिकल का मास से, ठीक है, तो मान लो हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, जब उसको देखा उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल कितने हैं, भाई 1 ग्राम का मतलब क्या है, देखो आप समझ नहीं पा रहे होगे, थोड़ा मुझे लगता है कि 1 ग्राम एटम से मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई पीस है ना, अब आपको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको वे किया तो ये वन, है ना, इतना वे किया, जैसे मान लो ये पूरा 10 ग्राम का है, टुकड़ा काटा फिर उसका वे किया, फिर उसका वे किया, ऐसे करके ये क्या बनेंगे, 1 ग्राम एटम्स आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, यही पार्टिकल्स बनेंगे, क्लियर है पॉइंट। तो आप अब ये मत सोचना, हाँ तो मेन पॉइंट क्या है, पार्टिकल तो उसमें हमारे पास क्या है, हमने तो मटेरियल को 1 ग्राम वे किया है, ठीक है, कभी शुरुआती दौर में याद करो, हमारे हम या तो एलिमेंट होते थे, बाद में कंपाउंड होते थे, तो एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन एटम से होता है, पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, वो सॉरी कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जैसे H2O क्या है, कंपाउंड है, तो H2O जो सब्सटेंस है वो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, कॉपर की रॉड है, कॉपर की, है ना, आपकी क्या है, पीस है कोई, वो क्या है, एक एलिमेंटल फॉर्म है, और एलिमेंटल फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम, तो आपने मान लो 1 ग्राम मटेरियल लिया तो इसमें कुछ ना कुछ एटम आएंगे, आपने लिक्विड है ना, आपने मान लीजिए कोई लिया, तो आपने यहां से मान लीजिए आपने 1 ग्राम कोई भी कंपाउंड लिया, है ना, आपने क्या लिया, है ना, 1 ग्राम कंपाउंड लिया कोई, ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या आ जाएंगे, 1 ग्राम एटम्स में पार्टिकल्स, मतलब जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटम्स है, क्लियर, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या आएंगे, है ना, भाई हमारे पास एटम ही आएंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है, तो अब आप पॉइंट समझ में आया कि वन साइंटिस्ट लोगों ने क्या करे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट, और ये थोड़ी एक दो दिन में हो गए, इनके सालों लग गए, कई साल लग गए, तब जाके ये बेटा बच्चों कंक्लूजन में पहुंचते थे, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आप 1 ग्राम एटम्स आप किसी भी सब्सटेंस के लेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, समझ है नहीं, ऐसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स है ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो हाउ मनी एटम्स, है ना, इन, और वो देगा वो सब में बराबर आए, और वो कितने आए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब वैसे तो एक बहुत बड़ा नंबर था 6.022, और आगे भी कुछ था, वो मैं बुक में जब थ्योरी पढ़ूंगा तो आप उसमें आएगा, तब आप उसमें देखिएगा, इंटू 10 टू द पावर 23, तो किसी भी सब्सटेंस के जब इन्होंने 1 ग्राम एटम्स को काउंट किया, मतलब हाउ मेनी एटम्स आए, हाउ मेनी पार्टिकल्स, है ना, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल में भी एटम में भी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो वह किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम चीज को काउंट करा तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए आपके पास बेटा, वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी को क्या दे दिया गया, एक एवोगाड्रो नंबर का नाम दे दिया गया, तो आप किसी भी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ले लीजिए, है ना, या मॉलिक्यूल ले लीजिए, या आप आइंस ले लीजिए, पार्टिकल, है ना, पार्टिकल ले लीजिए, समझ में आ गया, वो 1 ग्राम एटम्स में आता है, 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, चलो, तो अब इसको बोला गया एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन बेस में ए, कैपिटल ए, समझ में आ गया, चलो अब देखो मैं बुक से इस चीज को पढ़ रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया उसी को समराइज होगा, उसी को सिस्टमेटिक होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, तो वो हमारे पास क्या चीज थी बेटा, देखो मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, और टॉपिक का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट, तो ध्यान से सुनिएगा, इन सेक्शन 1.25, मतलब जो पुराने सेक्शन है हमारे वहाँ की बातें, कि we discussed how the relative atomic mass of the element could be determined,
कैसे एलिमेंट के एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या करा गया, है ना, डिस्कस किया गया। जैसे याद है वो वॉल्यूम का कंपैरिजन पार्टिकल से पार्टिकल का, समझ में आ गया, मास से मास का, फिर मॉलिक्यूल और एटम से। तो पिछले सेक्शन में, मतलब सेक्शन का नाम दे रखा है ना सेक्शन, इन सेक्शन 1.25 वी डिस्कस हाउ द रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि वहां जो मास निकाला गया वो क्या था, रिलेटिव, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट कुड बी डिटरमाइंड। हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटम, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट, जो मैं कह रहा था आपसे, ये तो हमने रिलेट करके एटम का मास निकाला, लेकिन अभी भी हमारे सामने क्या है, एक प्रॉब्लम थी, साइंटिस्ट लोगों के सामने एक प्रॉब्लम थी कि एक्यूरेट जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है वो हमारे एटम का जो है ना एब्सोल्यूट मास है वो हमारे पास नहीं था, ठीक है ना। हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटम रिमेन्ड अनसॉल्व्ड अंटिल इट बिकेम पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम। और ये कब तक प्रॉब्लम रही, जब तक हमारे पास क्या है ना, किसी भी है ना नंबर ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। हमने किसी भी मटेरियल का एक जो डेफिनेट अमाउंट लिया, अभी तो हम कह रहे थे एक डेफिनेट अमाउंट लो, डेफिनेट अमाउंट लो, तो आपने किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का जो डेफिनेट अमाउंट लिया है और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, भाई कोई मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, कोई मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना बेटा। तो किसी भी एलिमेंट, तो आगे समझ में, इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की हाउ मेनी नंबर इट इज, एंड जब तक ये पॉसिबल नहीं हो गया कि किसी भी एक सब्सटेंस के एक जो डेफिनेट अमाउंट है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है और कितने नंबर मॉलिक्यूल, जब तक ये पॉसिबल नहीं हो गया तब तक बेटा उसका एब्सोल्यूट मास बताना भी हमारे पास है ना प्रॉब्लम था। क्लियर। आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, इट इज फाउंड, ये पाया गया, दैट 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम, है ना, ठीक है, क्लियर। तो इट इज फाउंड दैट, और ये फाउंड कैसे होता है, आदमी एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल करता है, तभी तो कोई ना कोई चीज ऑब्जर्व करता है, देन फाउंड करता है, रिजल्ट निकालता है। तो इट इज फाउंड, ये सब पाया गया, दैट 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स, क्लियर, एंड किसके सेम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आप किसी सब्सटेंस के चाहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लीजिए या किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटम ले लीजिए, बोथ हैविंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये देखो इन्होंने ये निकाला, मतलब 1 ग्राम, अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो एटम से मिलकर बने तो आप 1 ग्राम एटम से, है ना, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो 1 मॉलिक्यूल का है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, बोथ हैविंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आगे समझ, उसमें मॉलिक्यूल होंगे बस, भाई देखो एटम एटम मिलके मॉलिक्यूल बन गया, मान लो 1 2 3 मिलके ये पूरा, तो एक तो पूरी एंटिटी बन गई ना, भले कई सारे एटम से मिलके बनी है, लेकिन अब मिलने के बाद तो जो चीज, जैसे मान लो रोटी है फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या होता है, आटा होता है गेहूं का, उसमें पानी भी मिलाते हो, कोई लोग नमक भी मिलाते हैं, सब चीज मिला मिलू के तब जाके वो आटे की लोई बनी, अब लोई से रोटी बनी। तो अब उसमें क्या है, जो रोटी में का जो आटा है बेटा, है ना, जो मड़ा हुआ आटा है, वो तो तीन चीजों का मिक्सचर है, लेकिन मिलने के बाद तो एक ही चीज बन गई। तो वही, अब तो वो एक ही एंटिटी होगी ना, सेम ऐसे ही मान लो कोई चीज जैसे वाटर है, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर H2O मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल एक एंटिटी काउंट होगा, भले उसके अंदर 3 एटम से। क्लियर है पॉइंट। हाँ, टुकड़े हो जाएंगे तो बात अलग है कि हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हम कहेंगे जी 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन है। अभी जब तक मिले हुए हैं वाटर में तब तक तो वो एक एंटिटी है। तो कुछ सब्सटेंस तो मॉलिक्यूल्स, कुछ सब्सटेंस तो के पार्टिकल क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स, और कुछ सब्सटेंस के पार्टिकल क्या कहलाते हैं, एटम्स, जैसे अब ये वाले, ठीक है। तो आगे समझ में, तो ये पाया गया, है ना, क्या पाया गया कि 1 ग्राम एटम्स किसी भी सब्सटेंस के हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स then having the 1 gram molecules of any substance, ठीक है, having the equal number of particles, और this number has been experimentally determined, देखो आ गया, this number is experimentally determined, ठीक है, and found to be equal to, और ये नंबर, भाई ये जो नंबर है 1 ग्राम एटम्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में, वो कितने नंबर है, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट है, और कितने हुए 6.022 into 10⁻23, ठीक है, क्लियर पॉइंट, उसके इक्वल काउंट हुए, है ना, और करेक्ट अप टू 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, 6.022137। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट के बाद 022, है ना, 137, 6 डिजिट ये हो गई, और एक 6 पॉइंट से पहले 6 हो गई, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये एक वैल्यू निकाली जिसको शॉर्ट में हमने 6.022 into 10⁻23, और इस जो हर किसी भी सब्सटेंस का जो आप 1 ग्राम ले रहे हो और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और बराबर मिल रहे हैं, कोई चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है तो 1 ग्राम उसमें कितना आया जी, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आए। अगर कोई चीज एटम से मिलकर बनी है ना, तो 1 ग्राम में कितना है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स आए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, लेकिन आप एक बात अभी तो कह रहा हूँ, आज ये चीजें थोड़े एक बार बुक से पढ़ोगे
तो चीजें आपको क्लियर होगी। तो अब एक फिक्स नंबर मिल रहा है, फिक्स अमाउंट में फिक्स नंबर मिल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेटा, है ना। अब वो पार्टिकल में भी एटम, पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल, क्लियर। लेकिन उस एक फिक्स अमाउंट में मिल तो फिक्स ही पार्टिकल रहे हैं, मतलब एंटिटी तो फिक्स ही मिल रही है। तो उसको एक नाम दिया गया उस नंबर को जो मिला, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट सब में कर, तभी तो देखो इट इज, इसमें लिखा ना, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट that the number is 6.022 into 10 to the power 23 of any material, any substance। समझ में आ गया। बस आप कोई भी सब्सटेंस के ले लो, लेकिन अगर वो पार्टिकल से मिल, एटम से मिलकर बनाया तो इतने एटम हो गए, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनाया तो इतने मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। और इसको एक नाम दिया गया क्या, एवोगैड्रो नंबर, है ना। रिप्रेजेंटेशन किसमें किया गया, आपके कैपिटल एन ए, ठीक है ना बेटा। उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, कैपिटल एन ए। ये आप पढ़ के आए हो, आप सब बच्चों को पता होगा बेटा, ये नंबर याद रखना है। इसको क्या बोला जाता है, एवो, है ना, गैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। समझ आ गया बेटा, क्लियर। तो ये देखो जी, अभी देखो इसी में आगे बढ़ते हो, इसकी डेफिनेशन भी क्या दे रखी है एवोगैड्रो नंबर की, कि एवोगैड्रो नंबर में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। क्या दे रखी है बेटा, देखो इसमें एवोगैड्रो नंबर may be defined as the number of atoms present in 1 ग्राम atoms of element, है ना। कोई एलिमेंट है तो 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टी एटम्स हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कोई सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो 1 ग्राम, है ना, मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है ना। और हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। 1 ग्राम एलिमेंट भी बोल सकते हैं आप, 1 ग्राम एलिमेंट, 1 ग्राम, है ना, कंपाउंड, क्लियर है। तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या कितने नंबर ऑफ, भाई कंपाउंड है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। इसी में देखो आगे क्या लिख रहा है, ठीक है, इसी को वो देखो, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसका अमाउंट कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ए मोल। तो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, है ना, अगर मान लो ये पार्टिकल, है ना, ये हमने इतना एलिमेंट लिया, इतना अमाउंट, एलिमेंट का इतना अमाउंट लिया, दैट कंटेन 6.022 into 10 to the power 23, है ना, एटम्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। ये क्या कहलाया जाएगा, 1 मोल। अगर हमने कोई लिक्विड सब्सटेंस है बेटा और उसका भी इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया कि उसमें भी क्या है, इतने ही, लेकिन उसमें क्या हो जाएंगे बेटा, देखो उसमें इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब पानी है, पानी के कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मॉलिक्यूल ना कि एटम। तो हमने इतना पानी का अमाउंट लिया कि उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या कहलाएगा, या अलग अलग लिख देता हूँ, ये क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ, है ना, वाटर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज हमारी क्या कहलाएगी बेटा, है ना, 1 मोल ऑफ कॉपर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट की बात चल रही है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर एलिमेंट और 1 मोल ऑफ, है ना, या एलिमेंट की जगह आप 1 मोल ऑफ कॉपर एटम्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वहां 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी दो, ये और आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका कि भाई ये मॉलिक्यूल से या एटम्स है, क्लियर है पॉइंट। तो मोल क्या होता है, आपसे देखो दो चीजें होती हैं, आपसे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि किसी, है ना, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, या 1, है ना, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, और हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रेजेंट, है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इज प्रेजेंट इन, है ना, 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। कोई भी 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड है ना, उसके 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, हाउ मेनी, ये आपकी क्या है, ऐसे मोल क्या है, आप किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम से मिलकर बनाओ चाहे वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनाओ, आप उसका इतना अमाउंट ले लो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the substance, या, है ना, contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules of the, है ना, सब कंपाउंड, क्लियर पॉइंट। तो वो हमारा क्या कहता है, 1 मोल। अब देखो यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, मोल कॉन्सेप्ट। ये चीजें धीरे बढ़ते बढ़ते, शुरुआत में देखो गैस पे थी, मैंने आपको पहले बताया, ये जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, एवोगैड्रो लॉ है बेटा, है ना, ये तो केवल किस पे है, गैस के लिए है, ठीक है नहीं बेटा, ये किसके लिए है, गैस के लिए। और आगे और जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, वो सब पे एप्लीकेबल है, चाहे मटेरियल सब्सटेंस हमारा सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो मैंने आपसे बोला ही था, एवोगैड्रो से आगे बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो अपने आप ही मोल वाली चीज है, ठीक है। तो अब आपने देखा जैसे एक बार हमारे पास जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस था, है ना, जैसे मान लो ये, है ना, ये कॉपर का पीस है ना, क्लियर।
ये कॉपर का पीस है, इसमें मान लीजिए क्या है, कॉपर के एटम्स है। क्लियर। एक हमने क्या लिया, लिक्विड सब्सटेंस लिया बेटा। क्लियर। एक हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, लिक्विड सब्सटेंस लिया, मान लीजिए बीकर में है। और अब उसमें क्या है, उसमें भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, चाहे थोड़े दूर दूर होंगे बेटा, लेकिन होंगे तो मॉलिक्यूल्स। क्लियर। ऐसे मान लीजिए हमने कोई गैस लिया, मटेरियल क्या लिया गया, एक बॉक्स में लिया, चैम्बर में लिया, ठीक है नहीं, इसको भी चलो चैम्बर में ले लेते हैं इस टाइप से। और इसमें क्या है, ये भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो लेकिन दूर दूर। क्लियर पॉइंट। इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं। तो अब क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने बेटा एक्सपेरिमेंटली, देखो अभी चीजें आई ना, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सब्सटेंस के, है ना, 1 ग्राम एलिमेंट या 1 ग्राम कंपाउंड, मान लो कोई चीज जैसे ये है, यहाँ ये कि लिक्विड किससे है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स। और इसके भी क्या है बेटा हमारे पास, है ना, मॉलिक्यूल। तो देखो कोई भी जो गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, क्लोरीन गैस, Cl मिलके Cl2 बना, Cl2 मॉलिक्यूल जो है दैट इज कॉल्ड क्लोरीन गैस। ठीक है ना बेटा। और जो हमारे एलिमेंट फॉर्म में होते हैं उनमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ये तो इन्होंने देखो प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया कि 1 ग्राम एलिमेंट इसका लिया, 1 ग्राम कंपाउंड इसका लिया, 1 ग्राम कंपाउंड इसका लिया, है ना, पॉइंट समझ में। तो आपके पास सबके इन्होंने क्या लिया, 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम और 1 ग्राम, जो अभी मैं इतनी देर से वर्बली बता रहा था उसी को बेटा, है ना, लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो वर्बली में होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो अब आप समझ लो। तो जब इसमें नंबर, है ना, 1 ग्राम ऑफ एटम्स, 1 ग्राम ऑफ, है ना, यहाँ ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, वन, है ना, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो वो जो मिले वो कितने मिले बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। ये किससे है, एटम्स से, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है ना, मॉलिक्यूल्स है। आगे समझ बेटा। इसी तरीके से यहाँ भी ये भी क्या बन गया, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ऑफ गैस। क्लियर। ये किसके हैं, गैस के, है ना, ये किसके हैं, ऑफ लिक्विड। और इन्हीं को बेटा, इतने मटेरियल को, इसमें जो अमाउंट बना, इतने एटम्स का जो अमाउंट बना, वो ही हमारा क्या कहलाता है, 1 मोल, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो यूनिट होती है मोल। क्लियर है। इस पार्टिकल का जो अमाउंट है, मतलब इतने पार्टिकल कंटेन दैट नंबर ऑफ एटम्स कंटेन, है ना, अमाउंट, और दैट अमाउंट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इतने पार्टिकल का जो अमाउंट है, ऐसे ही इतने मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है ना, कि अमाउंट ऑफ इतने मॉलिक्यूल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, वो हमारा क्या कहलाया, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इतनी बात समझ में आई। इतने मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है ना, वही हमारा क्या कहलाया, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस है क्या है, गैस है। इतनी बात आपको बस समझ में आई बेटा, देखो। ठीक है, मैंने जितना अब तक वर्बली बताया था सबको एक डायग्राम की फॉर्म में दे दिया, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे देखो एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, फिर मोल की डेफिनेशन पे आएंगे, इसी डायग्राम से दोनों डेफिनेशन है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के भी जनरली, सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ, जैसे मरकरी भी लिक्विड स्टेज में मिलती है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम। ठीक है ना बेटा, तो मैं 100% नहीं। हाँ, तो लिक्विड्स भी जनरली क्या होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं। और जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर की रॉड, आयरन की रॉड, जो मेटालिक रॉड होती है, ठीक है, अब ये शुगर भी सॉलिड स्टेट में होता है लेकिन वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। क्लियर। तो ये थोड़ा हो सकता है सॉलिड के कुछ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तभी तो मैंने इन जनरल लिया कि चाहे वो सॉलिड सब्सटेंस हो, लिक्विड हो, गैस हो, आप 1 ग्राम ऑफ, है ना, एलिमेंट ले लीजिए या 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड ले लीजिए। आप 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट जब आपने वर्ड बोला तो एलिमेंट तो श्योर है कि वो एटम से मिलकर बना होता है, और 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो बेटा, वो मॉलिक्यूल से मिलकर, कंपाउंड का वर्ड आ गया तो मॉलिक्यूल से। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे करके, तो 1 ग्राम ऑफ जो मटेरियल है, 1 ग्राम ऑफ जो मटेरियल है, 1 ग्राम ऑफ मटेरियल में जो नंबर ऑफ एटम्स पाए गए वो कितना पाए गए। ठीक है, तो यही तो देखो डेफिनेशन दे रखी है एवोगाड्रो नंबर की, कि मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, है ना, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, है ना। तो 1 ग्राम एटम ऑफ द सब्सटेंस और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है बेटा।
हाँ, इसको क्या बोला गया बेटा, ये क्या कहलाया हमारा एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये इस केस में एवोगैड्रो नंबर हो गया, ये बेटा इस केस का एवोगैड्रो। और एवोगैड्रो नंबर इतने पार्टिकल का जो मास है, जैसे कल आप देख रहे थे हमने पास 100 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन और 100 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का मास तो अलग है ना, क्लियर पॉइंट। तो वही चीज, तो इतने पार्टिकल का जो अमाउंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। यहां इतने पार्टिकल का, तो सब्सटेंस चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब्सटेंस चाहे एटम से मिलके बने चाहे मॉलिक्यूल से मिलके बने, इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड 1 मोल। समझ में आ गया बेटा, इसीलिए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल बनी। देखो पार्टिकल्स का जो अमाउंट है, संख्या नहीं, पार्टिकल्स का जो अमाउंट है, प्लस संख्या तो ये फिक्स है ही, इतनी संख्या का जो अमाउंट है वो हमारा क्या कहलाया, 1 मोल। या इतने मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो क्या कहलाया, 1 मोल ऑफ द, या इतने एटम्स का जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आ गया बेटा, तो ये जो 1 मोल ऑफ मोल समझ में आया कि कोई भी मटेरियल हो, एनी सब्सटेंस, ठीक है, तो द अमाउंट है ना कंटेन बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो है ना इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो अमाउंट कंटेन करा जाता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड 1 मोल। समझ गया, इसी को देखो, इसी चीज पे बेस्ड होके मैंने आपको याद है 9th क्लास में एक ट्रायंगल पढ़ाया था, आपको अगर याद हो, वो मैं अब बना देता हूँ, है ना। आप ध्यान रखना क्योंकि मैं तो सारे सवाल इस ट्रायंगल से ही कराता हूँ, अब बार बार इतनी थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे हम। समझ में आ गया नहीं, तो आप देखो वहां मैंने एक ट्रायंगल पढ़ाया था और इस तरीके से लिखा था उस पर 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। याद आया आपको, क्लियर। ये हमारे पास क्या था, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, पार्टिकल तो कुछ भी हो सकता है जो सब्सटेंस में कंटेन हो रहा है। समझ में आ गया नहीं, क्लियर। जैसे ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के, है ना, ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी, ठीक है बेटा, सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अमाउंट को क्या बोलते हैं, मोल, 1 मोल। समझ में आ गया। अब देखो जो आप सब्सटेंस ले रहे हो वो मे बी सॉलिड और मे बी लिक्विड एंड गैस। तो देखो पुराने जमाने में सॉलिड और लिक्विड दोनों का मास लिया जाता था, याद रखना। तो हमने मास को एक तरफ ले लिया, ये अब देखो पार्टिकल तो हम गिन के ले नहीं सकते कि भाई इतने पार्टिकल गिनने, इतने पार्टिकल गिनने, इतने पार्टिकल, तो उसका अमाउंट कैसे मेजर करा जाएगा। तो जो गैस है ना, तो गैस वाला जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसके इतने अमाउंट का क्या निकाल लिया गया, वॉल्यूम। तो वो अमाउंट किस में कन्वर्ट किया गया बेटा, वॉल्यूम। आगे इतने पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो वॉल्यूम में निकाला और वॉल्यूम और इसका रिलेशन बना दिया गया। आगे समझ में बेटा, यहाँ क्या हुआ, ये भी एक लिक्विड मटेरियल है तो इतना हम मॉलिक्यूल तो गिन नहीं सकते क्योंकि आंख से दिखते नहीं। तो इसका जो अमाउंट है वो किसमें निकाला गया, है ना, वो आपका निकाला गया मास की फॉर्म में, और इस मास का और इस मोल का रिलेशन डेवलप करते हैं। आ गया पॉइंट समझ में। इसी तरीके से ये जो एटम्स है कंटेन्स था, यहाँ इसका अमाउंट भी किसमें आया, मास में। तो सॉलिड और लिक्विड का जो अमाउंट था, पार्टिकल हम गिन नहीं सकते इतने, तो इतने पार्टिकल कहां से आएगा। तो हमने इस हिसाब से, ये भी सब बेटा एक्सपेरिमेंटल है साइंटिस्ट लोगों का, सोचो उन लोगों ने उस टाइम कितनी मेहनत करी होगी, है ना। अभी आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा इतने पार्टिकल का मास कैसे आएगा, भाई कैसे वो चीजें होंगी कि इतना मास लें कि उसमें पार्टिकल जो दिखने चाहिए वो इतने ही होंगे। सोचो उन साइंस, तो वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ना, वो आपसे पूछता है। तो इस तरीके से देखा इन्होंने, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मतलब उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। अब पार्टिकल का मतलब कोई सब्सटेंस एटम से मिलकर बना हुआ हो सकता है, कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स है, जैसे आपने देखा यहाँ इतने एटम्स का भी को भी 1 मोल बोल रहे हैं और इतने मॉलिक्यूल। तो और पता है देखो यहाँ पे एक चीज सीखने वाली और क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मीनिंग क्या है, एटम्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे मान लो हमारे पास निकल रहा है 1 मोल ऑफ, है ना, H2 गैस। अब गैस क्या होती है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, तो इसका मीनिंग क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
ठीक, क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रो तो आप देख रहे हो, अब आप देखो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो मॉलिक्यूल क्या होता है, एच और एच इस तरीके से, तो एटम डबल हो जाएंगे नहीं। अभी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोले अगर आपसे, और अगर गैस ना भी बोलता है तो भी उसका मीनिंग यही है, याद रखना इस बात को। क्लियर है, तो वैसे बोलेगा हर क्वेश्चन में। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना। क्योंकि देखो हाइड्रोजन के बाद मेंशन तो करो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल्स, है ना, तो पता भी तो पता चलेगा आपको। तो देखा, आपकी चीज देख रहे हो। अब आप इधर आओ, तो एक रिलेशन सब्सटेंस का बेटा रिलेट किया गया वॉल्यूम में। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे मैंने ये देखा देखो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो अमाउंट है वो मेजर किया वॉल्यूम में। तो उन्होंने देखा आप किसी भी मटेरियल का जो इतना अमाउंट है, इतना इतने पार्टिकल्स का जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है ना। चाहे कोई सा भी ले लो गैस आप, चाहे आप हाइड्रोजन गैस के इतने ले लो, ऑक्सीजन के ले लो, CO2 के ले लो, अमोनिया के ले लो, आप किसी के भी ले लो बेटा। पॉइंट मेरे समझ रहे हो, आप किसी के भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लो, उनका अमाउंट जब निकाला गया, अमाउंट किसमें निकाला गया, वॉल्यूम में, तो वो कितना आया, इतना। तो आप ये कह सकते हो किसी भी गैस के आप इतने लीटर ले लो, उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। ठीक है, देखो यहां से चीज समझ में आई कि इतने मॉलिक्यूल्स जो है इनका जो अमाउंट है, अमाउंट किस में, पार्टिकल तो हमें दिख नहीं रहे, कैसे काउंट करें, तो अमाउंट कैसे पता चलेगा। तो इसका अमाउंट रिलेट किया गया वॉल्यूम में। तो गैसेस को किसमें मेजर किया जाता है ना, उनकी जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो किसमें होता है, वॉल्यूम में। तो इतने पार्टिकल है, वॉल्यूम में रिलेशन निकाला, और वॉल्यूम को मोल से रिलेट किया। तो 1 मोल ऑफ, मान लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसका मीनिंग है, देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और इतने लीटर। तो इतने मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, वो इतने लीटर। ठीक है, और जो चीज सॉलिड और लिक्विड है, मतलब जिसको हम मेजर किसमें करते हैं बेटा, मास में करते हैं, तो वहां पे क्या आया, अगर देखो एलिमेंट है तो एलिमेंट एटम से मिलके बने होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास होता है। तो उनका क्या होता है, एटॉमिक मास, और इन ग्राम, ये थोड़ा सा इधर कर दो, 22.4 लीटर, है ना। और करके क्या है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। आगे पॉइंट समझ में। ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम या मॉलिक्यूलर। जैसे H2O है, H2O के हमें इतने मॉलिक्यूल्स का अमाउंट पता करना है, तो इसमें करेंगे मास में, और मास का मेजरमेंट किसमें होगा, ग्राम में। तो इतने मॉलिक्यूल्स का जब मास साइंटिस्ट लोगों ने देखा, समझाया प्रैक्टिकली करके देखा, जब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल्स लिए, तो उनका जो मास मिला वो कितना मिला, 18 ग्राम मिला भाई, तो है ना। तब आके वो बन गया कि भाई H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। आगे समझ में। और जब बेटा देखो जैसे कॉपर है, कॉपर के इतने सारे पार्टिकल्स का जब अमाउंट देखा, इतने सारे पार्टिकल्स का जब अमाउंट मेजर किया, तो कितना मिला, मान लो कॉपर है, तो कॉपर का 63.5 होता है मान लीजिए, है ना। तो वो 63.5 एक एटम का मास है। ठीक है, ए भाई देखो कॉपर के एक एटम का मास 63.5 था, यू या AMU, वो तो एक उसका था। लेकिन जब इतने सारे का देखा तो वो कितना प्रैक्टिकली आया। अब ये चीज प्रैक्टिकली थी बेटा, तो वो मैथमेटिकली जो याद है 9th में जो वो हो रहा था, दिक्कत क्रॉसिंग आ रही थी, है ना, वो हम मैथमेटिकली सोच रहे थे कि भाई इतना और इतना मल्टीप्लाई करोगे तो सेम तो आना नहीं चाहिए, वैल्यू बदलनी चाहिए, याद है वो चीज। तो ये चीज क्या है, ये प्रैक्टिकली है। जैसे देखो कल था कि देखो एवोगैड्रो जो हाइपोथेसिस के बेसिस पर और गैलू-साक्स के बेसिस पे तो एटॉमिक मास आया कि भाई एक वॉल्यूम, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, और उनका मास क्या है, अलग अलग। तो 100 मॉलिक्यूल्स का मास इतना, इसका मास इतना, तो 1:1 का रेशियो भी क्या होगा, बराबर, तो रिलेट करके निकाला गया। वही सेम इस तरीके से ऐसे ही बेटा एक्सपेरिमेंट थे कुछ उनके कि भाई इतने ये किससे मिला है एटम्स में, तो इतने एटम्स का अमाउंट कितना है जी, मास कितना है। तो उन्होंने पाया कि जो कॉपर के एक एटम का मास होता है, वैल्यू आगे वाली वैल्यू तो उतनी, अमाउंट तो वही है, लेकिन किस में मिल रहा है, ग्राम में। ठीक है, तो इतने एटम्स का जो मास मिला वो क्या है, एटॉमिक मास इन ग्राम। फिर यही काम उन्होंने आयरन पे करके देखा, आयरन के बेटा इतने नंबर ऑफ एटम्स लिए और उनका उन्होंने प्रैक्टिकली बेटा मास करके देखा। तो जो आयरन के एक एटम का मास होता है, वैल्यू तो वही मिली, लेकिन यूनिट क्या मिली, ग्राम में। ठीक है बेटा, तो यहां से कंक्लूजन इस तरीके से उन्होंने निकाल दिया कि अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का 1 मोल का अमाउंट देखना है, इतने पार्टिकल का, इतने एटम का अमाउंट बोल दो बेटा, ठीक है ना, इतने एटम का अमाउंट बोल दो, या 1 मोल सब्सटेंस का अमाउंट बोल दो। ठीक है, वो कितना मिला कि उसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख दीजिए। अगर कोई सब्सटेंस आपका लिक्विड स्टेज में है या गैसियस में या कैसे भी है,
है ना, लेकिन हमें उसका मास लेना है, तो वो मॉलिक्यूलर में, तो उनके इतने मॉलिक्यूल्स का अमाउंट देखो, मास देखो, या 1 मोल का मास देखो, वो हमारे पास कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। तो समझ में आ गया बेटा, ये थोड़ा कंजेस्टेड सा है। आप क्या करना, इस चीज को एक बार अपना स्क्रीन को रोक के सेम इसी तरीके से एक चार्ट बना देना कल। समझ में आया, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर, यहां से बेटा देखो ये चीज हमारा बन के आया। तो हमने किसी भी मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बस किसी को मास में लेते हैं या वॉल्यूम में, तो आप उसका कितना मास लें कि उसमें 1 मोल आ जाए। 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल किसी लिक्विड है ना, ऑफ एनी गैस। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये किसके लिए, ओनली फॉर गैस। और ये हम किस पे लेते हैं, एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। ये सारी कैलकुलेशन बेटा किस पे है, स्टैंडर्ड, मतलब टेम्परेचर प्रेशर नहीं बदलना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है उसी पे ये सारे काम होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये चीजें क्लियर। कल इसको आगे बढ़ाएंगे, ये मोल कॉन्सेप्ट है आज का। मतलब आज के लेक्चर का बेटा हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि एवोगैड्रो नंबर का क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, पता तो आपको पहले से था, लेकिन वो बना कैसे, समझ में आया। फिर 1 मोल क्या होता है, ये भी आपको पहले से पता था, है ना। 1 मोल बना कैसे, तो बेसिकली ये जो रिलेशन है बेटा, कि इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स, है ना, उसका उसको जो यूनिट दी गई वो थी 1 मोल, और उनका जो अमाउंट निकाला गया, किसमें, इस अमाउंट का मास निकाला, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अमाउंट का मास निकाला, है ना, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स गैस वाली मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला गया, और वॉल्यूम को मोल से ऐसे करके ये मोल कॉन्सेप्ट बनाया गया। ठीक है, तो ये कभी चीजें पेपर में नहीं पूछता, ये हमारी नॉलेज के लिए होती है। पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे कंपटीशन का क्वेश्चन हो या हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो, वो इन चीजों पे बेस्ड होते हैं, कैलकुलेशन पे। ठीक है ना बेटा, तो कल हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, इससे ये कैसे बना तभी आज बता तो दिया, लेकिन कल अगर आपका, कल बेसिकली सारा फोकस हमारा इस चीज पे होगा। ठीक है, चलो चलो बताओ बच्चों। ठीक है, तो आज का तो हमारा ये लेक्चर हुआ। अब आप बताओ, पायल कुछ पूछना है क्या बेटा। यूनिट ऑफ मोल नहीं, यूनिट इज ऑल्सो यूनिट, मोल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल की यूनिट नहीं है। ठीक है ना, जैसे अभी हमारे पास देखो ये अमाउंट है, कोई भी सब्सटेंस है उसका ये अमाउंट है, उसकी ये यूनिट है मोल। समझ में आ गया, जैसे मान लो 12 पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी चीज 12 होती है उसको हम 1 डजन बोलते हैं ना। क्लियर पॉइंट, तो आप किसी भी सब्सटेंस के इतने एटम ले लो या किसी भी सब्सटेंस के इतने मॉलिक्यूल ले लो, उसको एक यूनिट बनाया गया, दैट इज मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है मुस्कान बेटा कुछ पूछना है। हाँ जी मुस्कान, जिस बच्चों को कुछ नहीं पूछना बेटा वो क्विट कर सकता है। ठीक है नहीं, क्योंकि मेरा तो आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। हाँ जी आदित्य, वो आज सुबह, कल रात भेजी थी, आज सुबह आपने देख ली वो प्रदीप के बुक का, वो भेजा था मैंने। हेलो, हाँ उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशंस वगैरह के कई सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं। ठीक है ना, अब आप, और वो यूनिट कन्वर्जन वाले भी हैं, डायमेंशन एनालिसिस भी हैं, है ना, अब आप उनको करना। क्लियर है पॉइंट, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई आए तो पूछ लेना। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, 1 आप बेटा क्विट कर लीजिए आप, क्योंकि मुझे 12 बजे अब अगली क्लास लेनी है। ठीक है वंदना, प्रीति, हाँ जी प्रीति बताओ, बोलो। बेटा देखो, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है, वो एक एटम अगर एक सिंगल ही तरह के एटम से ना मिलके, है ना, जैसे हाइड्रोजन है, हर, ये देखो ये नेचुरल चीज है, जैसे हाइड्रोजन है, तो शुरुआत में तो हम एक ही समझते थे, बाद में जब साइंस और पढ़ा चला तो पता चला ये जो एक हाइड्रोजन का एटम है, इसमें 3 तरह के पार्टिकल हैं जिनके मास अलग अलग है, एक कुछ परसेंट इसका है, कुछ परसेंट इसका, कुछ परसेंट इसका, मिलके एक कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया बेटा, तो देखो वहां तो हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है नहीं, वो तो है एवरेज एटॉमिक मास। और देखो मोलर मास क्या होता है, कि अब जो इन तीनों से आइसोटोप से मिलके जो एक हाइड्रोजन बना है, समझ में आ गया, क्लियर। ऐसे अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 ऐसे वाले आइटम ले लें, समझ में आ गया नहीं, उनका जो मास होगा वो कहलाएगा मोलर मास। ठीक है, क्या, हाँ दे रखा है इनका आइसोटोप का।
देखो, नहीं नहीं, वो मैं, हाँ वो क्या चीज है, देखो, वो पहले आप उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे, और एवरेज एटॉमिक मास की जो यूनिट आएगी वो आएगी एएमयू में। ठीक है बेटा। और उसी चीज को क्या होता है, वो तो एक, देखो उन तीनों से जो आइसोटोप्स है उनसे मिलके पहले एक एटम मिला, और उस एक एटम का एवरेज मास होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, उसकी यूनिट भी क्या होगी, एएमयू ही होगी। जैसे एक सिंपल रिलेटिव वाले की यूनिट एएमयू होती है। फिर आप ऐसे 1 मोल एटम्स ले लो आर्गन के, समझ में आ गया नहीं, उनका जो मास होगा उसमें बस यूनिट चेंज करनी पड़ेगी हमें, निकल के एएमयू की जगह जो आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला और जो बेटा कितना आ रहा था हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास मतलब एएमयू में आ रहा था, उस एएमयू को आपने बस ग्राम में लिख दिया, तो वो ही क्या हो जाएगा, आर्गन के उस जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के आर्गन का मास बन जाएगा, वो मोलर मास बन जाएगा, उसको हम ग्राम में लिख देंगे, बस ये चीज है। समझ गया बेटा। हाँ बस यूनिटी चेंज कर दे, वही तो देखो अभी मैं बता रहा था यहाँ पे, कि इतने सारे एटम्स का जो मास लिया, प्रैक्टिकली जब साइंटिस्ट लोगों ने करके देखा, मान लो कॉपर के इतने सारे एटम्स लिए और उनका जब है ना मास लिया, तो वो मास कितना मिला, वो, अब आयरन के एक एटम का मास 63.5 एएमयू होता है, लेकिन जब इतने सारे एटम्स का करके देखा तो वो कितना मिला, 63.5 ग्राम मिला। समझ में आ गया नहीं, देखो ये इतने एटम्स का जो अमाउंट था मास में काउंट किया तो क्या मिला प्रैक्टिकली, 63.5 ग्राम। समझ में आ गया नहीं, और एक एटम का हमने रिलेटिव करके निकाला था, वो रिलेटिव भी कितना आया, 63.5 एएमयू। तो एक एटम का मास जब हमने रिलेट करके निकाला कॉपर के, तो वो 63.5 एएमयू आया। और यहाँ हमने देखो प्रैक्टिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के थ्रू जब इतने सारे कॉपर एटम्स का मास निकाला, वो क्या आया, 63.5 ग्राम आया। तो रिलेट कर दिया इन्होंने इन दोनों को। समझ में आया नहीं, कि भाई अगर एक एटम का है तो वैल्यू तो सेम आ रही है आगे की। ये प्रैक्टिकली था बेटा, एक्सपेरिमेंटल था, मैथमेटिकली नहीं था। तो तभी तो याद है नाइन्थ में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, कि सर एक एटम का मास भी इतना है और इसको जब हम 6.22 से करेंगे तो मान लो 63.5 है इंटू 6.022 करेंगे तो वैल्यू तो बदल जानी चाहिए, यही कंफ्यूजन था नाइन्थ क्लास में, याद करो। तो वो आप समझ में आया क्यों कंफ्यूजन था, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक तो हमने जो एक एटम का मास निकाला वो रिलेट करके निकाला, वो कल आपने देखा, ठीक है, वो 63 है ना, एएमयू 63.5 एएमयू आया एक कॉपर एटम का मास। अब देखो इतने सारे, ये जो एक मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू इतने सारे एटम्स ऑफ कॉपर के लिए, ठीक, और केवल ये नहीं कॉपर पे किया, यही काम आयरन पे किया, जिंक पे किया, सोडियम पे किया, सब है ना। तो हर जगह साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया एक्सपेरिमेंटली, कि इतने सारे एटम्स का जो कंबाइंड मास आ रहा है वो भी निकल के क्या आ रहा है, 63.5 आ रहा है, लेकिन वेइंग की जो उसकी यूनिट बन, वे करने पे जो उसका वेट मिल रहा है, मान लो 63.5 मिलीग्राम मिलता, 63.5 किलोग्राम मिलता, तो प्रैक्टिकली जब इतने सारे एटम्स का मास देखा तो वो कितना मिला, 63.5 ग्राम मिला। तो इतने सारे कॉपर के एटम्स का मास तो मिला 63.5 ग्राम, और एक कॉपर एटम का मास रिलेट करके जो रिलेटिव तरीके से निकाला वो मिला 63.5 एएमयू। तो दोनों को कंपैरिजन कर दिया कि एक एटम का तो मास और 1 मोल एटम्स का मास का आगे की वैल्यू तो बराबर होती है, बस यूनिट अलग होती है। और वो मैथमेटिकली हम सोच रहे थे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बदल जानी चाहिए। ठीक है प्रीति, तो ये चीज थी बेटा। अब एक्सपेरिमेंटली बेटा कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको बदल कैसे सकते हैं, हम नहीं बदल सकते ना बेटा। तो वो मैथमेटिकली गलत लगता है हम लोगों को, और लगना भी चाहिए। भाई देखो 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 6 को अगर 63.5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे 6.022 आएगा, नहीं आना चाहिए ना। तो मैथमेटिकली तो वो गलत लगता है हमें, लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, कि भाई हमने कॉपर के इतने सारे आइटम्स को देखा, देखने के बाद जब मास कितना निकल के आया, 63.5 ग्राम आ रहा है। आयरन को करके देखा, आयरन के इतने सारे आइटम लिए, 56 ग्राम आ रहा है, और रिलेटिव तरीके से आयरन के एक एटम का निकाला तो 56 एएमयू आ रहा है बेटा। पॉइंट मेरा समझ रहे हो। तो इस तरीके से वो अभी एक प्रैक्टिकल है, एक रिलेटिव है, हम इनको कैसे बदल सकते हैं, समझ में नहीं। तो ये चीज, चलो ठीक है। आइसोटोपिक मास आइसोटोप पे बेस्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, है ना, तो उसकी जो आइसोटोपिक फॉर्म है, हम मान लो हम H1 वाले की बात कर रहे हैं तो उसका मास, हम हाइड्रोजन ऐसे वाले आइसोटोप की बात कर रहे हैं तो आइसोटोपिक मास वो होता है स्पेसिफिक, है ना, आइसोटोप का, हाइड्रोजन के उस आइसोटोप का मास कितना है, और उन तीनों का एवरेज निकाल दो तो वो उसका एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है।
ठीक है बेटा। तो आप एएमयू को पहले ग्राम में कर लो। जैसे कॉपर है देखो 63 है ना एएमयू है, तो एएमयू को पहले आपने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, ग्राम को फिर किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा 1 एएमयू होता है ना, 1 एएमयू में हम, चलो ये इस पे बेस्ड है, ठीक है, ये अभी तुम्हें समझते हैं एकदम नहीं आएगा। और अभी 11:58 हो गए, मुझे 12 बजे बेटा एक लाइव क्लास भी लेनी है, ठीक है ना। और ये बेस्ड किस पे, इस पे बेस्ड है। कल इसके सवाल करा देता हूँ, कल लास्ट में पूछना, फिर आप शायद समझ जाओ, ठीक है ना बेटा। ये चीज ये कल समझ जाओगे। हाँ बोलो। ये बेटा सिमिलर सी चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को बोलते हैं हम, है ना, एनटीपी, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को बोलते हैं एसटीपी। वैल्यूज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। चाहे एसटीपी में जो प्रेशर होता है वो भी 1 एटीएम का होता है, एनटीपी में भी जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम का होता है, ठीक है। बस टेम्परेचर में क्या होता है, एक जगह 27 डिग्री सेल्सियस होता है, एक जगह 25 होता है, वो भी अप्रोक्स सिमिलर है। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, ओके। जल्दी से क्विट करो बेटा, है ना, मैं उधर क्लास लेने मुझे।